हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा मिक्सअप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक में कंप्यूटर के सारे निम्न लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी निकल आई है एमपी की, जिसमें 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके लिए क्लास स्टार्ट कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। जिसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जिसको जॉब का फॉर्म डालना है, तो उसके लिए अलग से मैं एक क्लास बनाऊंगा। प्रीवियस पेपर मैं देखूंगा, उनका आकलन करूंगा, उसी हिसाब से आपका हम एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, सीपीसीटी के लिए हमारे क्वेश्चन बैंक तैयार होने वाले हैं, जो कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इसके साथ एक हमारी मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी जल्द से जल्द। तो आइए देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और जानेंगे आज हम थ्रूपुट क्या है। क्या देखना है? थ्रूपुट। ये थ्रूपुट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जानेंगे जॉयस्टिक। आप सबको मालूम होगा, आप सबने पढ़ा होगा। जॉयस्टिक एक ट्रैक बॉल की तरह कार्य करने वाला पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये क्या है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है ना, जॉयस्टिक। और ये इनपुट होता है, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग सिम्युलेटर, क्या है, सिमुलेटर, प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रक, वीडियो गेम आदि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। जॉयस्टिक समझ में आ गया। थोड़ा और आगे जानेंगे क्या है। इसके बाद है रिफ्रेश रेट। क्या है? रिफ्रेश रेट। मॉनिटर के द्वारा 1 सेकंड में रिफ्रेश होने की दर को रिफ्रेश रेट कहते हैं। एक बार फिर से आपको समझाएंगे क्या है ये। मॉनिटर के द्वारा 1 सेकंड में रिफ्रेश होने की दर को रिफ्रेश रेट कहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा आखिरकार ये है क्या। थोड़ा और आगे चलते हैं। इसकी इकाई हार्ट्स होती है। क्या होती है? इसकी इकाई हार्ट्स होती है। इसके आगे अगर जी लग जाता है तो गीगा हार्ट्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी इकाई क्या है? हार्ट्स है। इसके अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। क्या है? इसके अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। क्लियर हो गया ना। थोड़ा और आगे चलेंगे, जानेंगे डॉट पेज। डॉट पेज क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर जो सूचनाओं, ग्राफ या तस्वीर हम देखते हैं, वे छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। ठीक है, क्या है? डॉट पेज क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर पर जो सूचनाएं, ग्राफ या तस्वीर हम देखते हैं, वह छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, उसको डॉट कहते हैं। ठीक है, उनको डॉट या फिर पिक्सल, देखिए एक ही है, डॉट और पिक्सल एक ही, आपको मालूम होगा। ये डॉट इस तरीके के होते हैं, इनको पिक्सल बोलते हैं, ठीक है ना, उसको पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नज़दीक और घने होंगे, चित्र उतना ही अच्छा दिखाई देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे जो पिक्सल डॉट हैं, ये जितने भी नज़दीक होंगे, जैसा कि मैं स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ, जो पिक्सल हैं छोटे छोटे, जितने भी नज़दीक होंगे, तस्वीर, वीडियो उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। क्लियर हो गया है ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जानेंगे कि प्लॉटर क्या है, ठीक है ना। क्या? प्लॉटर के बारे में जानेंगे। यह प्रिंटर के समान ही एक आउटपुट डिवाइस होता है। जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वहां इनका यूज किया जाता है, प्लॉटर्स का। क्लियर है ना। थोड़ा और आगे चलेंगे, ठीक है। प्लॉटर को जानेंगे क्या है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्रों को बड़े कागज पर प्राप्त करने हेतु किया जाता है। क्या है? इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्रों को बड़े कागज पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं ना, होर्डिंग्स, उनको आपने देखा होगा, तो उनको जो प्रिंट इसी के द्वारा किया जाता है ना, ठीक है। किसके द्वारा? प्लॉटर के द्वारा। इसके बाद हमारा क्या है पॉइंट? मुख्य रूप से इसका प्रयोग कैड कैम इंजीनियरिंग, वस्तुविद, सिटी प्लानिंग, भवन, देखिए आप जो इंजीनियरिंग प्लानिंग के लिए बड़े बड़े नक्शे बनाए जाते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भवन निर्माण, मानचित्र बनाने के लिए भी किया जाता है जी। इस तरीके से इनके अलग अलग प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। और स्पीच सिंथेसाइज क्या है इसके, ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर, इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया जाता है। हम क्या जाना हमने? स्पीच सिंथेसाइज क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया जाता है। इसकी सहायता से लिखित सूचनाओं को ध्वनि में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से लिखित सूचना को ध्वनि में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा और आगे चलेंगे, जानेंगे क्या है। इसके बाद आ जाएगा हमारा EEPROM। क्या आ जाएगा? EEPROM। इसके बारे में जानेंगे। यह वर्तमान समय में इसका
इसका उपयोग सहायक मेमोरी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सहायक मेमोरी के रूप में होता है। फ्लैश मेमोरी भी इसको कहते हैं, EEPROM को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद है, इसमें सर्किट से निकाले बिना उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इसका एक सर्वप्रचलित उदाहरण पेन ड्राइव है। क्या है इसका एक सर्वप्रचलित उदाहरण? पेन ड्राइव है। क्लियर हो गया ना? और जिसको इसका पूरा नाम अगर मालूम है स्टूडेंट, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि EEPROM का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जरूर बताइए, गूगल से सर्च करके मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि EEPROM का क्या होता है और EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, दो की। ठीक है ना? थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे 28वां क्वेश्चन, सॉरी 28वां कैश मेमोरी के बारे में जानेंगे। कैश मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया ना? थोड़ा और चलेंगे आगे। यह प्राथमिक मेमोरी, क्या यह प्राथमिक मेमोरी तथा CPU के बीच अत्यंत तीव्र मेमोरी के रूप में उपयोगी होती है। क्या है ये? यह प्राथमिक मेमोरी तथा CPU के बीच अत्यंत तीव्र मेमोरी के रूप में होती है। सामान्यतः इसका आकार 256 KB का होता है। किसका? ये कैश मेमोरी का कितना होता है? सामान्यतः इसका आकार 256 KB, यानी KB का फुल फॉर्म कितना है? किलोबाइट। फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट, यानी 256 किलोबाइट होता है। किलोबाइट से MB किलोवाट, यानी 256 किलोवाट से लेकर कितने तक होता है? 4 MB तक होता है। कितने तक? 4 MB तक। और MB का फुल फॉर्म मेगावाइट। क्लियर है ना? थोड़ा और आगे चलेंगे। इसके बाद जानेंगे प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क क्या है। ठीक है ना? क्या जानेंगे? प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क क्या है। इस डिस्क पर लेजर बीम का प्रयोग डाटा लिखने व पढ़ने में किया जाता है। इस डिस्क पर लेजर बीम का प्रयोग डाटा को लिखने व पढ़ने में किया जाता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? लेजर डिस्क भी कहते हैं। यह है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी एक गोल डिस्क होती है। किससे बनी? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी एक गोल डिस्क होती है। इसकी एक परत पर एल्यूमिनियम की पतली चमकदार चादर को चढ़ाया जाता है। ठीक है ना? क्या किया जाता है? पतली चमकदार चादर को चढ़ाया जाता है ताकि यह प्रकाश से परावर्तित हो सके। देखो, आपने कैसेट्स देखी है, जो कैसेट DVD CD वगैरह आती हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। उसके ऊपर जो पीछे आपने देखा होगा वो बहुत शाइनिंग देती हैं, चमकती हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम की पतली एक चमकदार चादर चढ़ाई जाती है ताकि वे प्रकाश से परावर्तित कर सकें। ठीक है, अब और आगे चलेंगे, देखेंगे क्या है। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? ब्लू रे डिस्क। क्या आ जाएगा? ब्लू रे डिस्क। उसके बारे में जानेंगे। इसके उपयोग हेतु ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका? इसके उपयोग ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही ऑप्टिकल, क्या है? ऑप्टिकल डिस्क में एक प्रकार तथा उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय रहा है ये। इसकी थोड़ा और आगे जानेंगे। इसके बाद है हमारा, यह आकार में सामान्य DVD और CD की तरह ही होता है ये। क्लियर है ना? अब थोड़ा और आगे देखेंगे क्या है। स्पूलिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। स्पूलिंग क्या है? जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के पूर्व उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है तो इस कार्य को स्पूलिंग कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे क्या है ये यहाँ पर। जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है तो इस पूरे कार्य या इस पूरी प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। क्लियर है ना? अब चलेंगे थोड़ा और आगे की तरफ। अब जानेंगे बफर क्या है, बफर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बफर क्या है? इसका उपयोग दो उपकरणों के बीच डाटा ट्रांसफर की गति में अंतर होने पर किया जाता है। क्या है? इसका उपयोग दो उपकरणों के बीच डाटा ट्रांसफर में गति होने पर किया जाता है। ठीक है ना? इसके बाद बफर की कार्य पद्धति कैश के समान होती है। क्या है? बफर की कार्य पद्धति कैश मेमोरी के समान होती है और कैश की तुलना में बफर भंडारण अधिक, सॉरी दोस्तों एक बार रिपीट करता हूँ, कैश मेमोरी की तुलना में बफर में भंडारण अधिक होती है और अस्थायी होता है। ठीक है ना? अधिक और अस्थायी होता है। अब इसके बाद थोड़ा और आगे देखेंगे क्या है हमारा। आगे हो जाएगा बुलियन
अलजेब्रा। क्या हो जाएगा? बुलियन अलजेब्रा। इसके बारे में जानेंगे ये क्या है। इसमें केवल दो चरों यानी 0 और 1 का प्रयोग होता है, ठीक है ना, किसमें? बुलियन अलजेब्रा में। यह बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग होने वाली गणित है। क्लियर है ना? थोड़ा और आगे चलेंगे, अब देखेंगे शेयर वेयर क्या है। इसके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि एक बार इसमें क्वेश्चन आया था इसका शेयर वेयर का, ठीक है ना। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे कोई शुल्क चुकाए बिना एक निश्चित समय तक उपयोग कर सकता है। क्या है ये शेयरवेयर? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे अगर आप समझें, सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसा सॉफ्टवेयर कि थोड़ी देर के लिए आप बिना पैसे दिए इसको यूज कर सकते हैं, उसको शेयरवेयर बोलते हैं। क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद है हमारा फर्मवेयर। फर्मवेयर के बारे में जानेंगे कि फर्मवेयर क्या है। फर्मवेयर यह हार्डवेयर की बचत तथा उसके मूल्य में कमी लाने वाला सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? यह हार्डवेयर की बचत तथा उसके मूल्य में कमी लाने वाला सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। किसका? फर्मवेयर का। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर की जगह पर किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे जानेंगे और देखेंगे क्या है। अब आ जाएगा कैरेक्टर। कैरेक्टर वह सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। क्या है? कैरेक्टर वह सबसे छोटी इकाई। कैरेक्टर को 8 बिट यानी 1 बाइट के द्वारा निरूपित किया जाता है। थोड़ा और आगे जानेंगे क्या है। अब आ जाएगा हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संचार माध्यम की सूचना वहन करने की क्षमता को बैंडविड्थ कहते हैं। क्या है ये? संचार माध्यम की सूचना वहन करने की क्षमता को बैंडविड्थ कहते हैं। इस माध्यम से उपलब्ध उच्चतम क्या है? इस माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आकृति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। क्लियर हो गया ना? इसके बाद आ जाएगा हमारा बैंडविड्थ को एनालॉग सिग्नल के लिए हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में मापते हैं। बैंडविड्थ को एनालॉग सिग्नल के लिए हर्ट्ज में मापते हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा अगर किसी संचार माध्यम के बैंडविड्थ को बढ़ा दिया जाए तो डाटा संचार बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया ना? थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जानेंगे ब्रॉडबैंड। क्या? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या है इसके बारे में जानेंगे। जिस संचार के माध्यम से डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ सिग्नल उपस्थित होता है उससे ब्रॉडबैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस संचार माध्यम में डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ सिग्नल उपस्थित होता है उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। क्लियर हो गया ना? थोड़ा और आगे जानेंगे। भारत में ट्राई क्या है? भारत में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 512 किलोबाइट प्रति सेकेंड से क्षमता के संचार के ब्रॉडबैंड उपलब्ध हैं या कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आएगा, इसके बाद है हमारा माइक्रोवेव। क्या है हमारा? माइक्रोवेव। इसके बारे में जानेंगे कि माइक्रोवेव क्या है। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। किससे किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। इसमें अति उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया ना? थोड़ा और आगे चलेंगे, जानेंगे क्या है। इसके बाद हो जाएगा हमारा बेस बैंड। क्या हो जाएगा? बेस बैंड। यह संचार माध्यम जो क्या है? वह संचार माध्यम जो कम बैंडविड्थ पर कार्य करता है उसे बेस बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस बैंड कहते हैं। जो कम बैंडविड्थ पर कार्य करता है उसे बेस बैंड कहते हैं और इसे नैरो बैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसे किस नाम से जाना जाता है? नैरो बैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा और आगे देखेंगे क्या है। अब आ जाएगा हमारा ईथरनेट केबल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है ये? ईथरनेट केबल। इसके बारे में जानेंगे। ईथरनेट केबल क्या है? ईथरनेट केबल मॉडल, राउटर और टेलीफोन लाइन है। क्या है ये? मॉडम। यहाँ पर मॉडम लिखना था दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मॉडम, राउटर, टेलीफोन लाइन है जो डायल अप लाइन पर विकसित रूप है। इसके द्वारा स्थानीय नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। इसमें ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? इसमें ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। क्लियर है? थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जानेंगे क्या? ISDN। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका है यहाँ पर? ISDN।
ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या है ISDN का फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है? यह एक टेलीफोन लाइन है। सबसे पहले तो क्या है यह एक टेलीफोन लाइन है जो डायल अप लाइन का विकसित रूप है। किसका विकसित रूप है? जो डायल अप लाइन का विकसित रूप है। इसके बाद है इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है तथा मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? क्या होता है? इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल के रूप में होता है और तथा इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है ना? थोड़ा और आगे चलेंगे। इसके बाद जानेंगे क्या है यहाँ पर? GSM। क्या है? GSM। ठीक है ना? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है? ठीक है ना? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM मानक का विकास यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा द्वितीय पीढ़ी के डिजिटल सेल्यूलर नेटवर्क के प्रोटोकॉल की व्याख्या करने के लिए किया गया था। इसके बाद थोड़ा और जानेंगे क्या है? मोबाइल फोन संचालन का सर्वाधिक प्रचलित मानक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। ये इसके कुछ फैक्ट थे, आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा CDMA। क्या आ जाएगा? CDMA। इसके बारे में जानेंगे। CDMA का मुख्य रूप से इसका उपयोग मोबाइल फोन के संचालन में किया जाता है। किसकी बात हो रही है? CDMA का। ठीक है ना? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या हो जाएगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका मुख्य उपयोग मोबाइल फोन के संचालन में किया जाता है। यह 3rd जनरेशन की मानक तकनीक है। इसके बाद एक और देखेंगे क्या है हमारा? इसके बाद है हमारा डिजिटल यानी सब्सक्राइबर लाइन DLS। क्या है? DSL। क्या पूछा गया है? DSL। ठीक है ना? इसके बारे में जानेंगे। DSL क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन लाइनों को द्वारा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है DSL के द्वारा। और DSL का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। यानी इसमें कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन लाइनों द्वारा डिजिटल डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद जानेंगे हब क्या है? हब क्या है? इसके बारे में भी जानेंगे। हब इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? हब के द्वारा। इसका उपयोग हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं। क्लास पूरी हो चुकी है। हम अगली क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे जल्द। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। जल्द से जल्द CPCD के क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएंगे जो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग से जो वैकेंसी निकली उसके अलग से एक कंप्यूटर की क्लास जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप टाइपिंग कीजिए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।